एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम, और उसके हमने कुछ पार्ट्स पढ़ लिए थे और अब हम पढ़ने लगे हैं एड्रिनल ग्लैंड। आई होप कि आपको ये पेज विजिबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारी किडनी के दोनों टॉप्स के ऊपर लोकेट करता है और ये ट्रायंगल शेप का होता है और इसके दो ग्लैंड्स होते हैं। उसके ग्लैंड्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आउटर पार्ट और एक होता है इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं जबकि इनर पार्ट को हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो बहुत से स्टीरॉइड जो है वो सिक्रिएट करता है और स्टीरॉइड्स जो हैं वो लिपिड्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ये एक हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज़ करता है ताकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे और वाटर या सॉल्ट्स की कंडीशन हमारी बॉडी में मेंटेन रहे। जबकि कॉर्टिसोल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो वो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स ही रिलीज़ करता है ताकि अगर कोई इलनेस हो या किसी टिश्यू में कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो वो उसको स्टिमुलेट करता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। इट स्टिमुलेट ग्लूकोज प्रोडक्शन। एड्रिनल मेडुला रिस्पॉन्स टू एमरजेंसी कंडीशंस टू प्रोड्यूस सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारी किडनीज़ के ऊपर लोकेट करता है, ट्रायंगल शेप का होता है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर पार्ट एड्रिनल मेडुला। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो क्या स्टीरॉइड या लिपिड्स हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट करेगा ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म वाटर एंड सॉल्ट जो है वो रेगुलेट हो सके, जबकि कॉर्टिसोल जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज़ करता है ताकि टिश्यू की जो इन्फ्लेमेशन है वो दूर हो सके। अब ये एड्रिनल ग्लैंड जो है स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज की प्रोडक्शन, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। और जो एड्रिनल मेडुला है वो इमरजेंसी कंडीशंस को रिस्पॉन्स करता है ताकि एक हार्मोन जो है वो सीक्रिएट कर सके, प्रोड्यूस कर सके। उस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो इमरजेंसी कंडीशन में फौरी तौर पर अमल करता है और उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करता है। इट सीक्रेट्स। अब एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रिनलाइन या इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट करता है ताकि हमारी बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हुए जो है इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है। एज ए रिजल्ट द बॉडी रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी सिचुएशन क्विकली। ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी के जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो क्विकली रिस्पॉन्स हो सकती है, उसको रिस्पॉन्स मिलता है। इट डायलेट्स द ब्लड वेसल ऑफ मसल्स, हार्ट एंड ब्रेन एंड constricts those of kidneys and skin so that more blood is supplied to the muscles, heart and brain। अब ये हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ब्लड वेसल्स कौन सी, जो हमारे मसल्स, हार्ट और ब्रेन में पाई जाती हैं, उनको डायलेट करता है। और एंड कॉन्स्ट्रिक्ट डोज ऑफ किडनीज एंड स्किन, और किडनीज और स्किन पर भी काम करता है ताकि हमारी बॉडी में ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो और मसल्स, हार्ट और ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मिले ताकि वो प्रॉपरली काम कर सकें और किसी तरह की कोताही ना हो। ये डायग्राम बनी हुई किडनीज़ के टॉप पर एड्रिनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि ये सारा काम करते हैं। देन हमारा एक और ग्लैंड आ रहा है जिसका नाम है गोनैड्स। गोनैड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच टेस्टिस इन मेल वाइल ओवरीज इन फीमेल। गोनैड्स हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। ये ग्लैंड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जबकि टेस्टिस मेल्स के अंदर और ओवरीज फीमेल्स के अंदर पाए जाते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन गैमेट्स फॉर्मेशन एंड हार्मोन सिक्रेशन। इनका काम होता है कि वो गैमेट्स को फॉर्मेट यानी कि गैमेट्स को बनाते हैं और हार्मोन्स सीक्रिएट करते हैं जिस्म के अंदर। अब टेस्टिस को डिफाइन किया है। टेस्टिस, ईच टेस्टिस इज ओवल शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड इन अ पाउच ऑफ स्किन स्क्रोटम। टेस्टिस दो होते हैं। ईच टेस्टिस जो है वो ओवल शेप स्ट्रक्चर का होता है जो कि स्किन के पाउच की तरह का होता है, वहाँ पर लोकेट करता है, उस जगह को स्क्रोटम कहते हैं। इट सीक्रेट्स हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन, और इसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रिएट होता है जो कि एक एंड्रोजन हार्मोन है
और हमारी बॉडी को रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बॉयज़ के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स की अपीयरेंस का, जैसे कि अपीयरेंस ऑफ मस्टैच एंड बियर्ड एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस, जैसे कि वॉइस के अंदर दाढ़ी मूंछ का आ जाना, वॉइस का डीप होना। देन है ओवरीज। ईच ओवरी इज अबाउट द साइज ऑफ अ ग्रेप लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ यूटेरस। हर एक ओवरी भी दो होती हैं, हर एक ओवरी जो है वो ग्रेप्स के साइज़ की होती है, जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाली साइड पर लोकेट करती है, यूटेरस की साइड पे, ठीक है। ओवरी जो है वो दो हार्मोन सीक्रेट करती है, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, शार्पनिंग ऑफ वॉइस एक्सेट्रा, जबकि प्रोजेस्टेरोन मेंटेन और प्रिपेयर करता है यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। अब फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल सेक्शन क्या होता है? मतलब हमारा जो हार्मोन्स का सिक्रीशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह कंट्रोल होता है हमारी बॉडी से। Hormone secretion is regulated through feedback control so that they are secreted whenever required. Hormone secretion जो है वो एक feedback control के ज़रिए चलता है ताकि जो hormones हैं वो secrete हो और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है वहाँ वहाँ फ़ौरन पहुँच जाएँ। फीडबैक मैकेनिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव एंड एक होता है पॉजिटिव। अब नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल क्या होता है? It refers to the opposite effect in relation to the stimulus. जैसे कि ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऐसा सिस्टम होता है जो कि अपोजिट रिएक्ट करता है, यानी कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है तो उसके अपोजिट उसको कम करता है। द पेंक्रियाज विल सीक्रेट इंसुलिन विच विल ब्रिंग डाउन द ब्लड ग्लूकोज टू इट्स सेट पॉइंट। जैसे कि पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करना शुरू हो जाएगा ताकि ब्लड की ग्लूकोज लेवल जो है वो इसके सेट पॉइंट पर आ जाए। देन है पॉजिटिव फीडबैक। जो पॉजिटिव फीडबैक होता है जो अपोजिट नहीं होता, इट रेफर्स टू इन्हेंसमेंट ऑफ द इफेक्ट इन रिलेशन टू स्टिमुलस। एग्जाम्पल, व्हेन इन्फेक्ट सक्स द निपल ऑफ हिज मदर्स ब्रेस्ट, secrete hormone to secrete milk. Further, continuous sucking increases the hormonal secretion several folds. ये पॉजिटिव ही काम करता है। जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो वो सक करता है तो हार्मोन्स खुद ब खुद जो है वो मिल्क सिक्रिएट करना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद जो है वो हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह का फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल कहलाता है। उसके बाद हमारा लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक आ रहा है फाइनली, जो कि है डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या हैं? ये चैप्टर एक्चुअली था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के ऊपर, तो इसके नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स भी बताए हुए हैं। लाइक एनी अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम कुड सफ़र फ्रॉम डिसऑर्डर्स। जैसे कि दूसरे बॉडी के सिस्टम के डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो नर्वस सिस्टम जो है उसके भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। Depending upon the nature of disorder, they could be of common types, vascular paralysis and functional epilepsy. नेचर पर डिपेंड करते हुए ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ कॉमन टाइप्स के, कुछ वैस्कुलर हो सकते हैं, कुछ फंक्शनल हो सकते हैं, जैसे पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी। अब पैरालिसिस क्या होता है? पैरालिसिस जो है ये तब होता है जब हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेक डाउन आ जाए, यानी कि या तो छोटा सा या तो कंप्लीट लॉस हो जाता है हमारी कंट्रोल्ड मूवमेंट का। ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली सिग्नल्स लॉस कर देता है कि क्या करना चाहिए। ये एक इनएबिलिटी होती है जिसके अंदर हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा सेंसेशन, यानी कि इंसान का सेंस जो है वो भी खो जाता है, किसी एक पार्ट का, बॉडी के किसी एक पार्ट का सेंस खो जाता है। उसके अलावा इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज़ जो हैं, यानी कि इस वजह से होता है, वो हेमरेज की वजह से हो सकता है या ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड का क्लॉट बन जाना, यानी ब्लड रेगुलेट ना कर पाए सही से और वो जम कर खड़ा हो जाए, इस तरह। उसके अलावा पैरालिसिस जो है वो ब्रेन की इंजरी की वजह से या स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स की इंजरी की वजह से भी हो सकता है। इसको ठीक इस तरह किया जा सकता है अगर इसका एग्जैक्ट कॉज पता चल सके, यानी अगर हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि वो किस वजह से हुआ है तो हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है मसल्स के लिए, जो कि हेल्प करती है मसल्स को ताकि वो ठीक से काम कर सकें। तो ये था पैरालिसिस। देन है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है? ब्रेन का ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर कुछ देर के लिए ब्रेन जो है उसकी टेम्परेरी अल्टरेशन हो जाती है किसी भी एक या दूसरे फंक्शन में, या सीजर्स हो जाती हैं, रिकरेंट सीजर्स हो जाती हैं, मतलब मिर्गी का दौरा कहते हैं इसको। और थोड़ी देर के लिए इंसान का सब कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, ब्रेन काम करना छोड़ देता है और वह बेहोश हो जाता है। अब जैसे स्टिमुलस कुछ इस तरह के होते हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है बाहर से आने वाली चीज़ जो आपको अफेक्ट करे, जैसे कि सडनली अचानक से कोई फ्लैश लाइट जब आँख पर पड़ती है तो वो भी एपिलेप्सी का कॉज बन सकती है। उसके बरक्स क्या हो सकता है कि विक्टिम यानी कि जो इंसान है उसको अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, यानी कि उसको कुछ पता नहीं चलता, उसकी बॉडी जकड़ जाती है, जर्क हो जाती है और कंट्रोल में नहीं आती है। अब हम सीजर्स की फ्रीक्वेंसी को सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर मेडिकेशन यूज़ कर सिर्फ प्रॉपर दवाई लेकर ही ठीक कर सकते हैं। तो फाइनली आज हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर मिडनाइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिनके 80 to 100% चांस होते हैं बोर्ड के पेपर्स में लगने के। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चंस टोटली लगे थे, यानी कि 70 to 80% लगे थे। तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए आप ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।